हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये रहेगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर JKS प्रीलिम्स 2024 और उसके अलावा बाकी भी JK SSB एग्जाम्स जैसे कि JK PSI NT और बाकी एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट है। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे साथ साथ आंसर मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, या फिर आप अपना स्कोर काउंट कर लें नेगेटिव मार्किंग करने के बाद। एंड पे आप बता सकते हैं आपका यहाँ पे स्कोर क्या रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज आएगी मॉक टेस्ट की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। आराम से आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस लाया गया है। आप मुझे बताओ मिक्सचर ही लाना है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अलग अलग लाने हैं? जैसे कि एक दिन पॉलिटी के लाए 30, 40, 50 जितने भी आप बोलेंगे, नेक्स्ट दिन इकोनॉमी, ऐसे करके लाने हैं, या फिर मिक्सचर लाना है? आप जैसे बताएंगे वैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट आएंगे। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीगल टेंडर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फियाट मनी होनी चाहिए, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए हर कहीं एज अ मीन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए उसको मतलब हर जगह एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो बताओ इसमें से लीगल टेंडर कौन सा नहीं है? पूछा गया है नॉट, तो आपने देखना है अच्छे से। यहाँ पे 500 न्यू गांधी सीरीज नोट, येस इट इज़ अ लीगल टेंडर, ये वाला तो है। 200 न्यू गांधी सीरीज कॉइन, ये भी है। देखो एक को आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे 2000 का जो नोट है इसको फिलहाल के लिए RBI ने बंद कर दिया है। अब इसको ये प्रिंट नहीं करते हैं, बट इसको अभी तक डीमोनेटाइज नहीं किया गया है। तो जब तक इसको डीमोनेटाइज नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली ये लीगल टेंडर था और अभी तक लीगल टेंडर है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे कि ये अभी भी फिलहाल लीगल टेंडर ही है। बट आपको पता होगा RBI रेगुलेट नहीं करती है बिटकॉइन को, ना ही एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, तो यही रहेगा, ये अभी तक लीगल टेंडर नहीं है। बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ATMs आर नीदर ओन्ड नॉर ऑपरेटेड बाय बैंक्स? इसमें से कौन से टाइप की ATMs हैं जिनको बैंक ना ही ऑपरेट करता है ना ही ऑन करता है? आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स के ATMs होते हैं। उसमें से बैंक लेबल ATM ऐसा ATM होता है जिसको कोई भी बैंक खुद ही ऑन करता है और उसके बाद खुद ही ऑपरेट करता है। ब्राउन लेबल की बात करें हम, ऑन तो बैंक करता है बट ऑपरेशन किसी और को दे देता है, कोई और इसको ऑपरेट करता है। बात करें हम व्हाइट लेबल ATMs की, ये ऐसे ATMs होते हैं जिसको बैंक ना ही ऑपरेट करता है ना ही इसको ऑन करता है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब कि आज का 147वां क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हमने किए हुए थे, इसलिए सीरीज में ये वाले क्वेश्चन हैं। 147 रैंक है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा व्हाइट लेबल ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली लिक्विड एसिड? इसमें से सबसे हाईली लिक्विड एसिड कौन सा है? आपको पता होगा हाईली लिक्विड एसिड कौन से होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे है गोल्ड। ठीक है, पहले 3 ऑप्शन तो आपने देख लिया, ऑप्शन 4 है यहाँ पे गोल्ड। हाईली लिक्विड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बताओ इसमें से आप किस वाले को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? इनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी होगी वही यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। हाउस हो सकता है खरीदने वाला उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो, लैंड का भी वही सिस्टम है, पेंटिंग किसी को पसंद होती है, पेंटिंग्स किसी को नहीं होती हैं, बट गोल्ड ऐसी चीज़ है, आपको पता होगा इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है गोल्ड की, इसलिए इनमें से सबसे हाईली जो लिक्विड एसिड है वो कौन सा है? वो है गोल्ड। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज गोल्ड। इनमें से सबसे हाईली लिक्विड एसिड है। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये UPSC का PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बताओ, मतलब इसमें से कौन सा एसेट नहीं है किसी भी कमर्शियल बैंक का? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, या फिर इन्वेस्टमेंट? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। येस, आप सबको पता है डिपॉजिट्स ये बैंक का एसेट नहीं होता, दीज आर लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक। एक तो क्योंकि इस पे इंटरेस्ट भी पे करना है और बाद में पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे प्रीमियम है वो भी रिटर्न करना ही होता है बैंक को, इसलिए ये किसी भी बैंक की लाइबिलिटी है ना कि एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 150th उद्गम पोर्टल वॉज सेटअप बाय? उद्गम पोर्टल को किसने सेटअप किया है? सो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है। जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। सेटअप किसने किया है? इसको सेटअप किया है RBI ने। RBI की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको और क्या बोलते हैं हम? बैंकर्स बैंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। NPCI का भी रोल आपको पता होना चाहिए। SEBI का क्या रोल होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़ें शेयर मार्केट के लिए। SEBI आपको पता है वो सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है शेयर मार्केट में? SEBI। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। नाउ यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था? BP मंडल, फजल अली, काका कालेलकर, या फिर HN कुंजरू? तो चलो आंसर बताओ आप सभी कमेंट सेक्शन में कि आप सबको पता है पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था? चेयरमैन कौन थे पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के? येस, वेरी ट्रू, करेक्ट आंसर रहेगा काका कालेलकर। जो सेकंड था वो किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था? तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, जहां पे इन्होंने क्या बताया था जो OBCs हैं उनको कितनी रिजर्वेशन दी जाए?
27%। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। और ये जो रिजर्वेशन है टोटल वो 50% से ज़्यादा, चाहे हम STs की बात करें, SCs की बात करें, OBCs की बात करें, जितनी भी रिजर्वेशन हो वो कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो या मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। वो सारी रिकमेंडेशंस किसने दी थी? ये दी थी BP मंडल ने। तो आई होप ये चीज़ भी आपको पता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 हैज़ द सेम ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज दैट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी, नहीं आई है मैं आपको समझाता हूँ। पूछा गया है कि आर्टिकल 19 में आपको पता होगा डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक फंडामेंटल राइट पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है बिसाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ लगती हैं। तो आपको पता होगा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक, आई थिंक यस, और दूसरा यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs। तो यहाँ पे दो ग्राउंड्स पे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अब इसमें से और किस आर्टिकल पे सेम रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके अलावा जो सेम रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो लगती हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। बाकी आपको पता होगा असेंबली हो, एसोसिएशन हो, प्रोफेशन हो, हर एक फ्रीडम की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको वो सारी भी याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, आई थिंक जो इसमें 6 आर्टिकल्स हैं, पहले में 8 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, दूसरे में 2, उसके बाद तीसरे में जो है 3, चौथे में जो है वो भी 2 जो मैंने आपको बता दी, एंड 5वें में भी 2, एंड 6th वाला जो है प्रोफेशन, उसमें 1 रिस्ट्रिक्शन लगती है। वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। जो यहाँ पे जो है लास्ट वाली ये है पब्लिक ऑर्डर। तो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको पता होनी चाहिए कौन से आर्टिकल में कौन सी टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगती है। तो प्रोविजन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से इसको बोरो किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। नव आपको पता होगा ड्यू प्रोसेस है ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, क्या है, इनका मीनिंग क्या है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसको कहाँ से हमने बोरो किया है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। दिस प्रोविजन वाज बोरोड फ्रॉम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दिस वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब ये वाली जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी थी? तो आर्टिकल 21 के अंदर ये आता है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। सबसे पहले ये आर्टिकल 21 में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 काफ़ी सारी चीज़ें कवर करता है। और ये जो जजमेंट थी ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी थी? मेनका गांधी केस, KS पुत्तस्वामी केस, नवतेज सिंह जौहर केस या फिर हादिया केस। तो देखो ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं ये आर्टिकल 21, मतलब ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आर्टिकल 21 से ही डील करते हैं। इसमें से ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाली जो चीज़ है, ये किस में, ये जजमेंट किस केस में बताई है सुप्रीम कोर्ट ने? ये जजमेंट बताई है हादिया केस ने। बाकी भी चीज़ें यहाँ पे याद रखना, जैसे कि मेनका गांधी केस जो हुआ था वहाँ पे बताया था कि जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये बस मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद KS पुत्तस्वामी केस, इसमें बोला गया है कि राइट टू प्राइवेसी, आई थिंक यस, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आर्टिकल 21 में आता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। नवतेज सिंह जौहर केस तो आपको पता ही है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप या फिर आर्टिकल नहीं, सेक्शन 377। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिट्स डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, इसमें से कौन सी टाइप की रिट ऐसी है जो इनएक्टिविटी डायरेक्ट करती है, मतलब कि ये काम मत करो, इस काम को आप यहाँ पे रोक दो? मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी या फिर कोवरेंटो। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। ठीक है, कौन कमांड करता है, किसको कमांड करता है, मैंने आपको बताया है। जब भी आपने रिट्स पढ़ना है आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद कौन इसको इशू कर सकता है रिट, वो तो आपको पता ही है। जनरली इंडिया में फिलहाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इशू कर सकते हैं रिट। किसको कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले मीनिंग क्या है इस चीज़ का, किसको इशू कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट और किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको रिट्स के बारे में पता होनी चाहिए। और आई होप आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इसमें से किस वाली रिट का मतलब है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनएक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे बताओ आप, मैंडेमस इसका मतलब होता है वी कमांड, प्रोहिबिशन यस इसका यही आंसर रहेगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है ये डायरेक्ट इनएक्टिविटी, ठीक है, किसी चीज़ को रोकता है। बात करें हम कोवरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। उसके बाद जो सर्श्योररी है इसका आप मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। सर्श्योररी का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लैंडफॉर्म्स पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उवालाज आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाई, कहाँ पे बनते हैं उवालाज? रिवर्स, ग्राउंड वाटर, विंड या फिर ग्लेशियर। तो आपको पता होगा जो भी लाइमस्टोन रिच रीजन्स होते हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर कुछ डिपोजिशनल प्लस इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। उसमें से जो उवालाज है ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है ग्राउंड वाटर। कहाँ पे बनाते हैं जनरली? जो रीजन रिच होते हैं लाइमस्टोन में
उन रीजन्स पे ये वाले लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा इज़ अ टाइप ऑफ, देखो अब आपको पता होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो डेजर्ट्स है वो बस रेत है, तो ऐसा नहीं होता है। डेजर्ट की भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, 5-6 मेजर टाइप के डेजर्ट होते हैं, उसमें से रॉकी टाइप जो डेजर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं हमारा, ठीक है। जो स्टोनी डेजर्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेग। और जनरली जो आप सोचते हो कि ये डेजर्ट होते हैं सैंडी डेजर्ट, वो कुछ ही टाइप के होते हैं। आई थिंक 20% डेजर्ट सिर्फ यहाँ पे सैंडी डेजर्ट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अर्ग। सबका आपको पता होना चाहिए। हमारा रॉकी डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट को बोलते हैं रेग, उसके बाद सैंडी डेजर्ट को बोलते हैं अर्ग, और कुछ होते हैं बैडलैंड, ठीक है, रिल्स एंड गलीज से जो डेजर्ट बनते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड इन डेजर्ट। देखो आराम से आपने पढ़ना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा नहीं है। अब डेजर्ट में भी आपको पता होगा विंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्म लैंडफॉर्म्स, चाहे हम इरोजनल की बात करें या फिर डिपोजिशनल की बात करें। यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखो अब यहाँ पे जितने दिए गए हैं ये डेजर्ट के ही लैंडफॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बाकी सारे के सारे यहाँ पे इरोजनल हैं, और मतलब बाकी सारे यहाँ पे डिपोजिशनल हैं, और इनमें से कोई एक यहाँ पे इरोजनल है। सैंड ड्यून्स आपको पता होगा ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बजाड़ा भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बर्चन ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जो प्लाया है ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। आपको पता होगा प्लाया लेक जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बाई इरोजन ऑफ विंड, मतलब वहाँ पे डेजर्ट की जो इरोजन होती है। यहाँ पे आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ना है, द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर एट द पोल्स। आपको पता होगा ये हमारा अर्थ है। पूछा गया है कि जो पोल्स हैं, ठीक है, अर्थ कुछ अजीब सी बनी, दोबारा से ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप है अर्थ, ये इक्वेटर है यहाँ पे, ये पोल्स है, ये दूसरा पोल है यहाँ पे। बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस है वो जो पोल्स है वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है इन ट्रॉपिकल रीजन्स हॉट टेम्परेचर रिजल्ट्स इन कन्वेक्शन ऑफ एयर। हॉट जो टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ पे हवा ऊपर उठती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, और जो हम पोल्स की बात करें वहाँ पे कम होती है, क्योंकि इक्वेटर पे डेंसिटी ज़्यादा, मतलब डेंसिटी वो हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू कन्वेक्शन, और पोल्स पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू कोल्ड एयर। इसीलिए पोल्स पे एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होती है कंपेयर टू इक्वेटर। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आंसर रहेगा ओनली सेकंड। गल्फ ऑफ अकाबा डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, या फिर बॉर्डर विद, कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया या फिर इजिप्ट। तो गल्फ ऑफ अकाबा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है। उसके बाद पूछा गया है बॉर्डर किसके साथ शेयर नहीं करता है, तो 4 कंट्रीज़ के साथ ये गल्फ बॉर्डर शेयर करती है। इसराइल के साथ करती है, येस, जॉर्डन के साथ भी करती है, इजिप्ट के साथ भी करती है, सीरिया के साथ नहीं करती है। चलो आप मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, चौथी कौन सी कंट्री है जिसके साथ गल्फ ऑफ अकाबा बॉर्डर शेयर करती है। और क्योंकि आपको पता है ये रीजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, न्यूज़ में भी रहता है, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस ऐसी जगहों से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चाइल्ड मैरिज, सती एंड पर्दा। यहाँ पे पर्दा होगा, ठीक है, एस की जगह डी होगा। पर्दा वर एब्सेंट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, ठीक है, अर्ली वैदिक एज जिसको हम ऋग्वेदिक एज भी बोलते हैं, उस टाइम पीरियड पे चाइल्ड मैरिज या फिर सती की बात करें, हम पर्दा की बात करें, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे एब्सेंट थी। दूसरा बोला है सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल। देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बट सोसाइटी मैट्रियार्कल नहीं थी। मानते हैं हम कि जो अर्ली वैदिक एज है या फिर ऋग्वेदिक एज है, उस टाइम पे वुमेन को पूरे राइट्स दिए जाते थे, ठीक है, वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट मैट्रियार्कल नहीं थी। जो हेड होते थे वो कौन होते थे, वो मेल ही होते थे। तो जो सोसाइटी थी वो उस टाइम पे भी पैट्रियार्कल ही थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो आंसर रहेगा ओनली वन, सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। उसके बाद ऋग्वेदा हैज़ मेंशन्ड डैश एज द ओल्डेस्ट संस्कृत वर्ड फॉर गोल्ड। फिर से यूपीएससी का PYQ है, इसमें से पूछा गया है सबसे पुराना नाम गोल्ड का क्या है, संस्कृत वर्ड, ये भी याद रखना है अपने। ओल्डेस्ट संस्कृत नेम गोल्ड का क्या है, स्वर्णा, आयस, हिरण्या या फिर संगीता। चलो आंसर दे दो। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद इसका आंसर ऑप्शन 1 लगाया होगा, बट इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है हिरण्या, ठीक है। हिरण्या इज़ द ओल्डेस्ट संस्कृत नेम ऑफ गोल्ड, और ये यूपीएससी का PYQ है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको अब याद रखना है, अब नहीं बोलना है। आयस किसको बोलते थे, तो जो ओल्डेस्ट संस्कृत पुराने टाइम पे ऋग्वेदा वैदिक टाइम पे आयस किसको बोलते थे, मेटल। जनरली जो आयरन वगैरह के मेटल होते थे, बट मेटल के लिए याद रखना, मेटल अगर पूछा गया तो आप वहाँ पे मेटल लगा देना। चलो नेक्स्ट आराम से फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। जो गुर्जर प्रथा हरि डायनेस्टी थी, इट वाज फाउंडेड बाय हरिचंद्र, ठीक है। देवर कॉल्ड अलजुर्ज बाय अरब्स, एंड इसका तीसरा स्टेटमेंट है वन ऑफ इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर मिहिर भोजा वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म।
पूछा गया है चूज़ इनकरेक्ट, इसमें से ये भी आपने देखना है पूछा क्या गया है। इस चीज़ का आपसे सब ध्यान नहीं करते हो, कभी इस चीज़ की वजह से भी स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, हमने गलत वाला स्टेटमेंट चूज़ करना है। गुर्जर प्रतिहारा वाज फाउंडेड बाई हरिचंद्रा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं आएगा, एक यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। दूसरा है दे वर कॉल्ड अलजोर्स बाई अरब्स, यस ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला भी नहीं आएगा आंसर, ये दो एलिमिनेट हो गए। तीसरा वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्यों? जो मिहिर भोजा था ये जैनिज़्म को फॉलो नहीं करते थे, ये जनरली वैष्णविज़म को फॉलो करते थे। ही फॉलोड हिंदुइज़म, इसमें भी ही वॉज अ डिवोट, इसको हम बोलेंगे वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकंड, दैट इज ओनली 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, 2021 to 2023 इज डिक्लेयर्ड एज द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, इट वाज प्रोक्लेम्ड एज दिस ईयर बाई दिस डेकेड बाई IUCN। अब देखो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनवायरमेंट से तो आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बट इसको प्रोक्लेम IUCN ने नहीं किया था, इसको प्रोक्लेम किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर से गलत हो जाएगा। क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, आंसर रहेगा ओनली 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 बार आपको पढ़ाया भी है ये चीज़। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR का मतलब है यहाँ पे है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, NT का मतलब है नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, और आपका स्कोर आज के मॉक में कितना रहा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, यस आपका स्कोर कितना रहा, और आपको फर्दर इतने मतलब मॉक टेस्ट चाहे कंटिन्यू चाहे डेली चाहे या फिर अल्टरनेट डेज पे चाहे दिन में 2 बार चाहे, वो आपका रिस्पॉन्स बताएगा। अगर इस वीडियो पे आपने 200+ लाइक्स कर दिए कल दोपहर तक, तो कल हम फिर से मॉक लाएंगे। और आपको कितने ऑफन चाहिए, क्वेश्चंस आपको कितने चाहिए डेली बेसिस पे, 20, 30, 40, 50, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कैसा लगा मॉक टेस्ट, आपका स्कोर, आपके अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे दो। मिलते हैं जल्दी ही किसी और मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।